नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। ठीक है, तो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम जीके के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो होगा जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टोटल 50 क्वेश्चन का, जो कि इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33। ये 33वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 32 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन टोटल जीके में पूछे जाने हैं वीडियो एग्जाम्स में। तो सभी के सभी हम इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 33 इसके पहले जितने भी वीडियो बन चुके हैं वो सभी जो है उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग चैनल पेज पर जाए, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का जो है हो चुका है, हिंदी का भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ पार्ट जो है रीजनिंग के भी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, तो उसको मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट सारे के सारे बना दिया। इसका मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए। ठीक है, एंड तक देखेंगे तभी इसका फ़ायदा जो है भरपूर आपको एग्जाम में मिल पाएगा अच्छे तरीके से। आधा अधूरा छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर लास्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीच के नहीं पूछे जाएंगे। कहीं भी से क्वेश्चन आ सकता है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके के कि रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक थे, वह किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फ्रांस। ये फ्रांस के रहने वाले थे जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल इनका नाम था, और ये जो है इनका जन्म जो हुआ था पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेट्री की कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड के संस्थापक का नाम बताना है। जो क्वेट्री कीबोर्ड है इसका आविष्कारक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, उनका नाम था जिन्होंने कीबोर्ड का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्होंने क्वेट्री कीबोर्ड का आविष्कार किया था। सैमुअल डब्ल्यू सोले, कार्लोस क्यूलोज और जॉन प्रेट के साथ इन्होंने जो है इस आविष्कारों में होने का जो है इन्होंने दावा किया था। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला टाइपराइटर बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए? इसमें से कौन सी मेमोरी जो है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए वो बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो है कई बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी प्रति सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, और ये जो है एक इसकी डाटा सामग्री को रखने के लिए जो है प्रति सेकंड कई बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, डायनेमिक रैम को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ प्रोग्राम में प्रोग्राम विंडो में दूसरे पेन से स्टॉक पेन में वामावर्त वामावर्त में से ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वामावर्त माने कि इस साइड में, दक्षिणावर्त माने कि इस साइड में। ठीक है, वामावर्त माने कि अपने दाएं के बाएं साइड में ले जाने के लिए, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा इस साइड चलती है, दक्षिणावर्त राइट साइड, और उसके जस्ट अपोजिट बाएं साइड वामावर्त कहते हैं। तो इसमें से वो किस कीबोर्ड किसका जो है फंक्शन का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रोग्राम विंडो में जो है किसी अन्य पेन से स्टॉक पेन पर जाएं तो आपको जो इसमें शिफ्ट प्लस F6 दबाना होता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे तो आप क्या है वामावर्त में चले आएंगे। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा के बीच अंतर के विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म हैं, और इनकी जो विचारधारा उनके अंतर के विषय में इनमें से कौन सा एक पार्ट जो है सही नहीं बताया गया है, कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व की मान्यता दी है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं देता है, तो ये सही बात है। ठीक है, दूसरा है दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, तो ये भी सही है, दोनों धर्मों के द्वारा वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। तीसरा, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है नहीं मानता है। तो ये जो है इस दोनों के विषय के बारे में जो है क्या है, गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें जो सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई। देखिए इसमें बी पार्ट में जो दिया गया है दोनों वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, तो दोनों धर्मों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था का निंदा किया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है इसका। और इसके अलावा सी पार्ट जो दिया गया है, जैन धर्म
बुद्ध पुनर्जन्म को मानता हो, बौद्ध धर्म नहीं मानता है, तो ये सही है। ठीक है, पुनर्जन्म जैन धर्म मानता है लेकिन पुनर्जन्म जो है बौद्ध धर्म नहीं मानता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डी ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म जो है एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म पूर्ण जो है तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। तो ये भी देखिए, इसमें भी ये भी राइट सही है, जो अपना बौद्ध धर्म है। ठीक है, जो अपना मतलब जो बौद्ध धर्म है एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म जो है पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। तो ये भी सही है। तो इसमें बी सही है, सॉरी इसमें ए सही है, इसमें सी सही है, लेकिन इसमें बी गलत है, क्योंकि दोनों में से लिखा है तो दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, जबकि गलत है, दोनों ने नहीं की है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, लेकिन बौद्ध धर्म ने किया है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी इनमें से? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक भारतीय जो था वो प्रमुख नहीं था निर्यात में, ये बताना है, और रोम को। ठीक है, तो रोम को अगर हम बात करें इसमें, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जायफल जो है एक वस्तु रोम के लिए किए जाने वाले भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी। ठीक है, जायफल। बाकी इनमें से अगर देखा जाए तो काली मिर्च ज़्यादा था, जटामांसी यानी कि बालछड़ और करपर, ये तीनों जो है प्रमुख निर्यात वस्तु थी, भारत से जाता था। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जायफल जो है नहीं जाता था। भारत और रोम ने जो है विलास की वस्तुओं का व्यापार किया था, ना कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी? तो अमरनायक प्रणाली में अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमरनायक प्रणाली जो दिया गया है, तो अमरनायक प्रणाली जो था वो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। और ये अमरनायक प्रणाली इसी के जो है क्या कहते हैं कि साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। इस प्रणाली की कई विशेषताएं जो है दिल्ली सल्तनत के विवरण प्रणाली से भी ली गई थी। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रांसवा बर्नियर जो थे ये दारा के चिकित्सक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, दारा सिकोह के चिकित्सक थे। और दारा सिकोह जो है निस्संदेह भारतीय इतिहास में सबसे दुखद आंकड़ों में से एक है। मुगल राजकुमार ये था, और दारा सिकोह सबसे बड़ा पुत्र था मुगल सम्राट शाहजहाँ का। ठीक है, दारा सिकोह कौन था? शाहजहाँ का जो था सबसे बड़ा पुत्र था, और यही उत्तराधिकारी भी बनाया गया था। लेकिन दारा को जो है पर्द शहजादा ए बुजुर्ग मर्तबा के साथ नामित किया गया था, और उनके पिता और उनकी बड़ी बहन राजकुमारी जहां आरा बेगम के उत्तराधिकारी के रूप में पक्ष में थे। 1657 में जब जो है शाहजहाँ की बीमारी हुई, तो उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध हुआ। उसमें दारा अपने छोटे भाई प्रिंस मोहिउद्दीन से हार गया, और उन्हें 1659 में शाही सिंहासन के लिए कड़वे संघर्ष में औरंगजेब के आदेश पर जो है मार दिया गया था। तो दारा सिकोह को कम उम्र में एक सैन्य कमांडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 1633 में 12,000 फुट और 6,000 घोड़े के कमांडर के रूप में एक नियुक्ति प्राप्त की थी। और 1642 ईस्वी में शाहजहाँ जो है औपचारिक रूप से अपने उत्तराधिकारी के रूप में दारा सिकोह की पुष्टि की है। उसे शहजादा या बुलंद इकबाल का खिताब देने और 20,000 फुट और 20,000 घोड़े की कमान के लिए जो उसे बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया था। तो ये चीज़ें हुई थी, इसको मार के जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, ये भी याद रखिए। और ये औरंगजेब जो था इसका भाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है ये मुगल सराय क्षेत्र में स्थित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में मुगल सराय, तो वहीं पर ये जो है प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है इनमें से? तो वो मंडल कौन सा है? तो वो है मिर्ज़ापुर। ठीक है, कालीन भैया नाम याद रखिएगा। कालीन उद्योग के केंद्र माना जाता था, मिर्ज़ापुर को माना जाता है। मिर्ज़ापुर जो है दुनिया के बेहतरीन कालीन उद्योगों का केंद्र, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल और उत्तर प्रदेश सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो वो है उत्तर प्रदेश में कथक है,
यूपी में कथक शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ। कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई, ठीक है। इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में 8वें रूप में जो है इसे महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक माना जाता है। सॉरी। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, ये बताना। तो 75 जिला हैं टोटल, अगर हम बात करें तो 18 मंडल भी हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो वो है इटावा जिला न्यायालय। ये न्यायिक सेवा के रूप में, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो आंसर जो है डी पार्ट, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण परीक्षाओं से गुजरने के लिए मजबूर करना निम्न का उल्लंघन है। किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, ये बताना, ठीक है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 और 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 360। इसमें से कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन किया जाता है अगर किसी को पॉलीग्राफ या फिर नार्को टेस्ट या फिर मस्तिष्क मानचित्रण आदि के रूप में जो है परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती 1973 का मामला निम्नलिखित से किस मुद्दे से जुड़ा था? तो केशवानंद भारती जो 1973 का मामला था वो प्रस्तावना में संशोधन से जुड़ा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में संशोधन से जुड़ा हुआ मामला था केशवानंद भारती केस। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और केशवानंद भारती ने 1970 में केरल भूमि सुधार कानून को जो है चुनौती दी थी। भूमि सुधार मामले ने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर जो है प्रतिबंध लगाया और अनुच्छेद 26 के तहत जो है मामले की चुनौती दी गई थी। तो प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसे अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया था और इसमें प्रथम सूची के भाग बी में राज्यों का जो है समावेश था, तो उसको जो है निरस्त कर दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाग 7 जिसको अब निरस्त कर दिया गया, ठीक है। भाग 7 जिसको अब निरस्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है ये? तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा PMKSY। लेखपाल के पेपर में इसी तरीके से दे दिया गया था, PMMY, PMAYG, PMJDY, PMKSY। तो इसको ज़रूर इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और ये भी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, किस योजना के बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। ये नहीं देगा, यही दे देगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है मान्यता दी है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका राइट आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत किया गया था? 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं इनमें से? तो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलों में कौन कौन सा आता है? तो गेहूं, चावल, मक्का, ये 3 फसलें आती हैं खाद्यान्न उत्पादन में। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गेहूं के मामले प्रथम स्थान पर यूपी है, चावल के मामले प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। तो इस तरीके से आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक जीविका कृषि का उदाहरण है इनमें से? तो इसमें से कौन सा एक जीविका जो है कृषि का उदाहरण है? तो वाणिज्यिक कृषि जो है वो कृषि का उदाहरण होता है, जो कि जीविका कृषि का उदाहरण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब जीविका कृषि से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी कृषि से होता है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, न कि लाभ। तो आंसर इसका जो है जीविका कृषि हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है इनमें से? तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप होना चाहिए
और मध्यम वर्षा होना चाहिए। ठीक है, तो मध्यम ताप मध्यम वर्षा गेहूँ के लिए सर्वोच्च आवश्यक होता है, जिससे कि अच्छी फसल होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी एक किस्म है, तो कल्याण सोना जो है ये गेहूँ की एक किस्म है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उच्च उपज देने वाला गेहूँ होता है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का। और एक कौन सी झील, तो ये लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है, लोकटक झील। याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रामसल स्थल और राज्य है, और इसमें से बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, सस्थाम कोट्टा झील आंध्र प्रदेश, आसन बैराज असम, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। इनमें से बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलन किया गया इन तीनों में। तो सस्थाम कोट्टा झील, ये झील जो है केरल में स्थित है। सस्थाम कोट्टा झील जो है कहाँ पर है, केरल में स्थित है, और केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला। अब देखते हैं आसन बैराज। आसन बैराज जो है रिजर्व, ये आसन नदी के पास जो है भूमि का विस्तार है। 1967 में जो है आसन बैराज ने एक बांध बनाया था, नदी के प्रवाह को रोक दिया, इसी नदी से अधिक उथली हो गई और पक्षियों के अनुकूल आवासों का निर्माण हुआ। अब मूल रूप से अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा आपका, असम दिया गया है इसमें। चंद्रताल, चंद्रताल जो है आर्द्र भूमि है, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, राइट सी। जो तीसरा ऑप्शन है यही सही है, बाकी दोनों गलत है। तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 3। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, जो कि सी पार्ट में दिया गया। अगला है एशिया की सबसे गहरी खान कौन सी है, इसमें से बताना है। तो एशिया की सबसे गहरी खान जो है वो खान जो है कौन सी है, कोलार की सोने की खान है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में केजीएफ। केजीएफ पे मूवी बन चुकी है। भारत की प्रमुख सोने की खानों में से एक थी। ये कर्नाटक के कोलार जिले में बंगलौर शहर के करीब स्थित है। तो इसलिए आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय इनमें से, इसका आंसर क्या होगा। तो संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उपरोक्त सभी, भारतीय चुनाव आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, और संघ लोक आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। कि एक होता है संवैधानिक निकाय, एक होता है वैधानिक निकाय। दो प्रकार के निकाय होते हैं। संवैधानिक निकाय जो होता है इसमें क्या होता है, संविधान में इनका उल्लेख होता है और वह पहले ही संविधान में लिखे गए हैं, जैसे कि चुनाव आयोग, यूपीएससी, ये सब। लेकिन वैधानिक निकाय क्या होता है, तो वैधानिक निकाय में होता है कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं होता, वह संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब वैधानिक निकाय हैं। तो संवैधानिक निकाय और वैधानिक निकाय में समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गलत कथन बताना राज्यसभा के बारे में, तो इसके सदस्यों का चुनाव किसी राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है, ये भी सही है। इसके सदस्यों का 1/3 भाग प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। ये एक स्थायी निकाय, लेकिन इसे पहले राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर राज्यसभा की बात करें तो कभी भंग नहीं किया जाता राज्यसभा को, इसीलिए डी पार्ट गलत हो जाएगा इसका। बाकी इसके बारे में जो चीज़ें कही गई हैं वो सही कही गई हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान और किसने अगस्त 2022 में विमानन अनुसंधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर जो हुआ है ये भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य हुआ है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की थी। तो इसकी मेजबानी की अगर हम बात करेंगे तो भारत के द्वारा किया गया था, आंसर बी, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जुलाई 2022 में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 31 जुलाई 2022 को जो है मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। किस दिन को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1945 में यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 1945 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर था,
और ये जो है अगर हम बात करें तो चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 1945 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट 51 देश हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड ने जो है 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। तो 1945 में टोटल अगर पूछा गया है तो टोटल 51 देश जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने सितंबर 2022 में क्षेत्रीय मुख्यालयों को खत्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में, स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो ये कौन सा एयरलाइंस कंपनी है जिसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया आंसर इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग किस वर्ष तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद है। तो ये अगर हम बात करें तो 2025 तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 12 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जो है किसने शपथ ली, तो वो उनका नाम क्या था, जोआओ लोरेंको, ठीक है, उनका नाम क्या है, जोआओ लोरेंको। ये अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में इन्होंने शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और किसके सरकार ने जो है 15 सितंबर 2022 को राज्य के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर जो हुआ है ये असम सरकार के साथ हुआ है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, जो 76वें बने हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, प्रणव आनंद। अगला प्रश्न, 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई और एससीओ शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है, ठीक है। अब दिया गया इसमें ऑप्शन ये है कि भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा, और दूसरा है कि भारत की अध्यक्षता ईरान 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बन जाएगा, और सी ऑप्शन दिया केवल विकल्प ए सही है, और बी ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों विकल्प सही, इनमें से क्या सही है बताना है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर इसका हो जाएगा दोनों सही है, तो आंसर ए और बी दोनों सही है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक हैं जीवेश नंदन, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जीवेश नंदन जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, और तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व युवा शतरंज चैंपियन 16 सितंबर 2022 को रोमानिया के मामिया में ओपन अंडर-16 वर्ग में खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब की अगर हम बात करें तो ये जीता गया है प्रणव आनंद और AR इलमपर्थी, ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, प्रणव आनंद दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मिशन के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, तो अमृत सरोवर मिशन जो चला गया था इसके कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है, तो ये पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये जीता गया बराक ओबामा ने जीता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के शहर में मेड इन इंडिया परफ्यूम न्यूयॉर्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, तो किस शहर से लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो ये अगर शहर की अगर हम बात करेंगे तो शहर है कन्नौज का इत्र बहुत फेमस, तो कन्नौज से लॉन्च किया गया था, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, तो पूर्वी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पे, पूर्वी घाट में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एक अफगान नेता थे, तो इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो है आयोजित किया गया था, तो 19 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो नवंबर 1919 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया, ठीक है। मार्च भी दिया गया, दिसंबर भी, लेकिन नवंबर इसका राइट आंसर है, नवंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो लोसर उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। रऊफ और हिकत किस राज्य के नृत्य रूप हैं, तो रऊफ नृत्य और हिकत नृत्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सेकंड लास्ट, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो नील नदी की अगर हम बात करें तो मिस्र की जो है रीढ़, मिस्र की रीढ़ के रूप में जानते हैं। आंसर इसका जो है बी पार्ट करेक्ट है। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बहती है, और नदी का अधिकांश भाग जो है मिस्र में बहता है, और इसी नदी के कारण मिस्र देश भी बसा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिस्र की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, दिया गया है किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।